वक्फ बोर्ड किस लिए? बड़े बड़े लोगों के पॉकेट को भरने के लिए। 25-25 हजार रुपए का किराया आता है तो 2,500 रुपए देते हो, 22,500 रुपए किराया अपने पॉकेट में रखते हो। 10 करोड़ रुपए सालाना आमदनी है। 30,000 एकड़ जमीन पर जो टावर लगे हुए मोबाइलों के, ये 10 करोड़ रुपए कहां जाते हैं? हमारी मिल्ली तंजीमों के कायदीन कहां हैं, जिनके एक इशारे पर ये कौम आपके लिए कुएं में गिर जाती है? आपके मुंह में दही क्यों जमा हुआ? आप इन लोगों की मदद करने की हिम्मत आपके अंदर नहीं है तो कुर्सी पर बैठने की भी अधिकार आपको नहीं है। आप मदरसा नहीं चला सकते, आप कोई कॉलेज नहीं बना सकते, यूनिवर्सिटी नहीं बना सकते, तो आपको कायद बनने का कोई अधिकार नहीं। भारत के तमाम मिल्ली तंजीमों के कायदीन और सरबराहान से कहूंगा, आपकी गलती की वजह से हमारे भारत की जो 9 लाख एकड़ जमीन है वक्फ की प्रॉपर्टी, वह हाथ से जाने वाली आप लोगों की बुज़दिली की वजह से, आप लोगों की बेरारवी की वजह से आज इस उम्मत को जो जलसा करना पड़ रहा है फरोग़ तालीम के लिए, इसकी जरूरत नहीं थी। दुनिया के अंदर सबसे बड़ी रिलीजियस धार्मिक धर्म क्रिश्चियन ऐसे बड़े नहीं। अगर 5 आदमी का मकान किसी गांव में क्रिश्चियन का है तो वहां पर भी उन्होंने अपने तरफ से, अपने फंड से उन्होंने स्कूल बनाया। हालांकि हमारे यहां तो प्रावधान है, 9.5 लाख एकड़ जमीन की आमदनी कहां है? वक्फ बोर्ड किस लिए? बड़े बड़े लोगों के पॉकेट को भरने के लिए। 25-25 हजार रुपए का किराया आता है तो 2,500 रुपए देते हो, 22,500 रुपए किराया अपने पॉकेट में रखते हो। 10 करोड़ रुपए सालाना आमदनी है। 30,000 एकड़ जमीन पर जो टावर लगे हुए मोबाइलों के, ये 10 करोड़ रुपए कहां जाते हैं? बच्चियां मुर्तद होती है गुर्बत की वजह से। आपके पास डेटा क्यों नहीं है? हमारे पास एक भी हॉस्पिटल नहीं, एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं, एक भी यूनिवर्सिटी नहीं, एक भी स्कूल नहीं, एक भी मदरसा नहीं चलता है वक्फ बोर्ड की आमदनी से। तो पैसा जाता कहां है? इसीलिए मौजूदा वक्त के हुक्मरान ने सोचा कि बहती हुई गंगा में हम भी हाथ धो लें। जब ये लोग खा ही रहे हैं, कौम के लिए कुछ कर ही नहीं रहे। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी आवाम के लिए है, मखलूक के लिए है, इनके फायदे के लिए, इनको जितना ज्यादा जहां जरूरत पड़े उनके लिए है, तालीम के मैदान में काम करने के लिए। लेकिन एक भी वक्फ बोर्ड का चेयरमैन मुझे बता दे कि मैं फलां स्कूल चला रहा हूं, अब्दुल्ला सालिम चीख चीख कर हर गांव देहात में जाकर आपके इस पैगाम को पहुंचाएगा, नहीं दिखा सकते आप। वक्फ लोगों की मदद के लिए है, लेकिन यहां लोगों की मदद के बजाय बड़े बड़े मालदार तो जनाब कई हजार 70,000 एकड़ जमीन तो सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर बेची गई है सन 1990 से लेकर सन 2002 तक। बेचने वाला कौन? मोदी, योगी, आरएसएस, बजरंग दल? नहीं जनाब, हमारे लोग, किसी पर भी नहीं। हमारे मिल्ली कायदीन, मिल्ली तंजीमों के कायदीन तो बस मौज मस्ती है जनाब। देखेंगे वक्फ बोर्ड की जमीन पर जो कानून बना है, ये वो एक हैं आसाम के साहब, वो क्या बोलते हैं, हमने तमाम मुसलमानों को बुलाया। क्योंकि ये वक्त तो सोने का है, बोलते बोलते हमें भी नींद आ रही है। उन्होंने क्या कहा कि ये हमने मुसलमानों को बुलाया और मुसलमानों से हमने कहा कि जरा बताओ तुम्हें कारी साहब चाहिए कि तुम्हें डॉक्टर साहब चाहिए? तो मुसलमानों ने कहा डॉक्टर चाहिए, असम में। फिर हमने कहा कि अच्छा जरा बताओ कि तुमको मौलाना साहब चाहिए कि तुमको वकील चाहिए? तो सब ने कहा कि हमको वकील चाहिए। हमने फिर पूछा कि जरा बताओ तुमको इंजीनियर साहब चाहिए कि तुमको मुफ्ती साहब चाहिए? तो सब ने कहा कि इंजीनियर साहब चाहिए। हमने कहा कि जरा बताओ कि तुमको पायलट चाहिए, वैज्ञानिक चाहिए, मैथमेटिशियन चाहिए, केमिस्ट्रियन चाहिए कि तुमको ये काजी साहब चाहिए, कारी साहब चाहिए? तो सब ने कहा कि नहीं, हमको वैज्ञानिक चाहिए, हमको डॉक्टर चाहिए, हमको लॉयर चाहिए। इसीलिए हमने 1303 मदरसे बंद कर दिए। पता है आपको 13 से 3 मदरसे कहां बंद हुए? असम में। असम का चीफ मिनिस्टर है वो, चीफ मिनिस्टर नहीं, वो बोलता भी हर चीज को चीफ बोलता है, चीफ मिनिस्टर वहां का।
हमने 1300 मदरसे बंद कर दिए। क्यों? मदरसों में ही तो कारी साहब पैदा होता, हाफिज साहब पैदा होता, मौलाना साहब पैदा होता। उस जाहिल को शायद मालूम ही नहीं। 1923 की तारीख उठाकर देखो, इंग्लैंड की धरती पर एक बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है। उस कॉन्फ्रेंस में फ्रॉम द ह्यूमन बीइंग, द हिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन बीइंग, इंसानी तारीख में सबसे बड़ा डॉक्टर अगर कोई है, डॉक्टर का इमाम का खिताब अगर किसी के नाम पर है तो उस मर्द मुजाहिद का नाम अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया राजी, जो हाफिज कुरान, जो कुरान का आशिक था। चीफ मिनिस्टर साहब शायद आप नहीं जानते, अल कानून किताब को लिखने वाला जो डॉक्टरेट के ऊपर है, किसी भी इबादत के ऊपर नहीं, डॉक्टरेट के ऊपर। एमडी डॉक्टर नहीं बन सकता जब तक अल कानून किताब को न पढ़ ले। और अल कानून किताब को लिखने वाला 11 साल का हाफिज कुरान शेख हुसैन इब्न अली सीना, शायद आप नहीं जानते। आप कहते हो कि केमिस्ट्री चाहिए, केमिस्ट्री का बानी जिसने खोद खोद कर कीमिया को बनाया, इल्म कीमिया को बदल कर आज केमिस्ट्री बनाया, इल्म कीमिया का बानी कौन? जाबिर इब्न हय्यान है। और सुनो, हमारी मदरसे की ये तारीख है, मदरसा है, मदरसों ने मोहम्मद बिन मूसा शिराजी को दिया, जिनकी इजाद की हुई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक। ये जो नंबर है 1 2 3 अंग्रेजी में जो लिखते हैं, ये मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारिज़मी की इजाद की हुई चीज है। आज तुम इल्जाम लगाते हो मदरसे वालों पर, और भी 2 कदम आगे बढ़कर तुमसे सवाल किया जाए तो क्या जवाब दोगे? जब इस देश को आजादी की जरूरत पड़ी थी तो मैदान में कौन आया था? डॉक्टर आया था, इंजीनियर आया था, कोई प्रोफेसर आया था? नहीं। अगर इस देश में आजादी की लहर को अगर किसी ने मजबूती के साथ उठाया था तो उस मर्द मुजाहिद का नाम सिराजुल हिंद शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी है। 1806 के अंदर जिहाद का फतवा दिया था। कौन थे आप? शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी। वो कोई प्रोफेसर थे, डॉक्टर थे? अगर इस देश के अंदर 50 लोगों की जान की कुर्बानी पेश की है 1831 के अंदर बालाकोट की पहाड़ी पर, तो उस मर्द मुजाहिद का नाम सैयद अहमद शहीद बरेलवी रहमतुल्लाहि अलैह, जो मदरसे का प्रोडक्ट था। इस देश को आजादी की तरफ ले जाने के लिए शामली के मैदान कारज़ार में अगर 1857 में हाथ में तलवार लेकर अंग्रेज के सामने में सीना तान कर कोई खड़ा हुआ तो कोई प्रोफेसर नहीं था, कोई वहां पर डॉक्टर लॉयर नहीं था, तुम भी नहीं थे, तुम्हारे अब्बाओं का वजूद नहीं था। जिस तंजीमों से तुम आते हो उनका जन्म भी नहीं हुआ था। उस वक्त मौलाना कासिम नानोतवी थे जो अरबी मदरसे के प्रोडक्ट थे। 5 साल तक अरबी मदरसा दिल्ली के अंदर तालीम हासिल की थी। फलसफे का इतना बड़ा इमाम कि अंग्रेज से जो मसला हल नहीं होता था तो अंग्रेज भी आकर कासिम नानोतवी के पास कहता था कि मौलाना हमारा फलसफे का मसला अटक गया है, लीजिए। 5 सेकंड के अंदर मौलाना कासिम नानोतवी उसको हल करते थे। कौन? मौलाना कासिम नानोतवी। वो कोई डॉक्टर थे, कोई प्रोफेसर थे, बल्कि एक आलिम दीन थे। कनपट्टी पर गोली लगी थी, लेकिन गोली वक्ती तौर पर लगी, बेहोश होकर गिरे, फिर खड़े हो गए थे। वो मर्द मुजाहिद एक आलिम दीन था। अलगर्ज पता ये चला कि अगर आलिम ना हो तो इस देश को बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए जिन्होंने कुर्बानी पेश की है उलमाए किराम की एक मुनज़्ज़म जमात थी। उस वक्त कोई डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट नहीं था मेरे भाइयों। हाँ, लेकिन आज के दौर में हमें कानून और संविधान और मास्टर की भी जरूरत है, लॉयर की भी जरूरत है, जज की भी जरूरत है, सीए की भी जरूरत है, और सिविल लाइन में भी जाने की जरूरत है। लेकिन तालीम फिर आए, ये सब तालीम बच्चों को हम देंगे कैसे? मदरसों में तो चलो मदरसे वाले हमारे चंदा कर करके बेचारे मेहनत करके पढ़ा देते, और तालीम यकीनन जरूरी। क्यों? तालीम से इंसान को जो कुछ मिल सकता है वो किसी और प्लेटफॉर्म से नहीं मिल सकता। इस देश को एक तालीम याफ्ता ने ही खूबसूरत तकदीर दी है ना, देश का संविधान। देश आज़ाद कब हुआ था? देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 में, लेकिन देश को कानून कितने दिन बाद मिला? तकरीबन 3 साल के बाद मिला, देश का कानून मिला। क्यों 3 साल क्यों लगे? पहले बात तो 6 महीने ढूंढने में लग गया पंडित जवाहरलाल नेहरू को कि देश का कानून लिखें कैसे। 1931 में तो अंग्रेजों ने अपना कानून नाफिज कर दिया था, लेकिन देश आजाद हुआ तो देश में कानून लाए कैसे, कहां से लाए, कहां से ढूंढे? तो सबने मशवरा दिया कि एक विद्वान की जरूरत है, एक बड़ा आदमी जब मिलेगा ना
तो तभी वो देश के कानून को लिख सकता है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हाथ बांधे चले गए एकदम, कहाँ? लंदन यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज चले गए, ऑक्सफोर्ड गए, लंदन। वहां पर जाकर वहां के जो वहां के प्रिंसिपल थे, डायरेक्टर थे, उनसे जाकर मिले कि आई नीड ए ग्रेट पर्सन, आई नीड ए ग्रेट पर्सन, हमें एक महान इंसान की जरूरत है। तो उन्होंने कहा कि व्हाई डिड यू कम हियर फ्रॉम इंडिया, क्यों यहां पर आए? इंडिया एग्जिस्ट अ ग्रेट पर्सन, इंडिया में खुद मौजूद है। का कौन? का कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। का नो, ही इज बिलोंग टू शूद्र, ही इज बिलोंग टू मलेच्छ। शूद्र मतलब नापाक, शूद्रो ब्रह्मणतामिति ब्रह्मणश्चेति शूद्रताम क्षेत्रीय याति वितरत्वं विघादिवेश्यं तथेच च सएके वात्रपते परजानाम कथम पुनर्जति कीर्त पर भेदा। गुरुर पुराण जो इस अकीदे की तरदीद करता है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट है बना हुआ भारत के अंदर। ब्राह्मण होगा तो वही बड़ा होगा, क्षेत्रीय होगा तो वो उसके नीचे, फिर क्षत्रिय होगा, शूद्र होगा, अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। उस झमेले में नहीं जाना चाहते। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, तुम्हारे इंडिया में होगा ये, लेकिन मेरे नॉलेज में तुम्हारे भारत में इस वक्त उससे बड़ा ग्रेट और महान आदमी कोई नहीं है, उससे बड़ा तालीम याफ्ता कोई नहीं। कहा क्यों? कहा मैं बैरिस्टर। पंडित जवाहरलाल नेहरू बैरिस्टर थे। उस वक्त में दो ही अलबिस्तु थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू और एक जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, पाकिस्तान जिनके मुतालबे में बनाए गए। दोनों बैरिस्टर थे और दोनों को गद्दी चाहिए। उधर नहीं जाना चाहूंगा, गद्दी के चक्कर में खैर जो मामला हुआ है, भारत का बंटवारा, जो भारत के मुसलमानों के लिए जो बड़ी बदनसीबी, दोनों बैरिस्टर ज्यादा बड़े बैरिस्टर पढ़े हुए, बहुत ज्यादा कानून के जानने वाले को बैरिस्टर कहा जाता है। बैरिस्टर होता, वकील होता, लॉयर होता, फिर जज होता, अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग डिफिनेशन हैं इनके। तो उन्होंने कहा कि आई एम ए बैरिस्टर। कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू तुमसे 2 गुना ज्यादा डिग्री उनके पास है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास। अगर तुम्हारे भारत में, तुम्हारे भारत की तकदीर को कोई लिख सकता है तो इससे बेहतर इंसान कोई नहीं। कहा क्यों? ऐसी क्या खासियत है? कहा कि उनके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिग्री नहीं, उनके पास बैक वक्त अगर उसके पास डिग्री है तो 12 की 12 डिग्रियां पंडित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास। आया सर घुमाकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामने, डॉक्टर साहब भारत को जरूरत है, इस देश को एक संविधान की जरूरत है। तो उन्होंने कहा ठीक है। 7 लोगों की संविधान समिति बनाई गई। 7 लोगों की संविधान समिति के बाद उनमें से एक मुस्लिम थे, सादुल्ला अंसारी, आसाम के चीफ मिनिस्टर साहब। उन 7 लोगों की संविधान समिति में अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 2 साल 11 माह 18 दिन में भारत का संविधान लिखा। 26 नवंबर 1949 को इसको कबूल किया गया कि हाँ ये देश का संविधान एक्सेप्टेड, और 26 जनवरी 1950 को देश के संविधान को लागू किया गया। इसीलिए हम लोग उस दिन 26 जनवरी मनाते हैं आन बान शान के साथ। उस दिन हमारे देश में कानून लागू किया गया, यौम जमहूरिया, रिपब्लिक डे के नाम पर। तो इस देश को कानून लिख कर देने वाला कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और आज भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नाम कोई समुदाय ऐसा नहीं है कि जो इज्जत के साथ, सम्मान के साथ न लेता। हाँ कुछ लोग हैं, कुछ लोग ऐसे जिनको उनसे, उनकी जाति से, उनकी बरादरी से, उनके कास्ट से उनको ज्यादा एलर्जी है, दिक्कत है, वही उनसे चिढ़ते हैं। वरना इस देश के अंदर सब के सब बराबर है, किसी को जात और धर्म के नाम पर बांटा नहीं जाएगा, अलग नहीं किया जाएगा। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, सेक्स, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, आर्टिकल नंबर 15। किसी को धर्म के नाम पर बांटा नहीं जाएगा, अलग नहीं किया जाएगा। तो मैंने ये एग्जाम्पल इसीलिए दिया है कि मुसलमानों, आपको तालीम के मैदान में काम करने की जरूरत है और तालीम जरूरी भी है। हिंदू भाइयों से यही कहूंगा, हमारे आरएसएस के नौजवानों से भी कहूंगा, हमारे वीएचपी के नौजवानों से भी कहूंगा कि आपके जो रगों में जो नफरत का खून भरा गया है, सुई नफरत की सुइयां चुभो चुभो कर आपको जो जहरीला बनाया गया है, श्रीमद् भगवत गीता का एक मंत्र पढ़िए जिसमें कहा गया, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम परपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः उदारा सर्व
एवैते ज्ञानीतात्मेव मयि मतम आस्थितः सही युक्तात्मा मामेवामुत्तमां गतिम। इंसान तालीम से महा आत्मा बनता है, और जिस इंसान में तालीम हो, नॉलेज हो, जानकारी हो, उस इंसान में गोया ईश्वर है, ईश्वर है, ईश्वर है, ईश्वर है, परमात्मा है। यानी इससे साफ पता चलता है कि अगर कोई भी बात सामने आ जाए तो पहले उसको अपने शास्त्र की रोशनी में परखिए। सिर्फ इसलिए फैसला मत कीजिए कि अरे ये तो मुसलमानों की बात है, ये तो मुसलमानों के कुरान में है। मुसलमानों के कुरान में बहुत सारी गलत बातें कही गई है, हिंदुओं के खिलाफ, हिंदुओं के विरोध में। आपको आयतें पढ़कर भी उसका गलत मतलब बताया जाता है। फकुलू मिम्मा गनिमतुम का यह तर्जमा किया जाता है कि हिंदुओं का माल लूटो और खाओ, जो कि बिल्कुल गलत तर्जमा है। बल्कि इसका मतलब यह है कि गनीमत का माल जो भी मिले, राजा महाराजा लोग लड़ा करते थे, जंग के मैदान में कोई जीतता था, कोई हारता था, तो जीतने वाला हारने वाले राजे के टोटल माल का मालिक होता था। तो अल्लाह ने कुरान में कहा फकुलू मिम्मा गनिमतुम। ये जो हिंदू लफ्ज जोड़ा है, आरएसएस के नफरती चिंटुओं ने जोड़ा है। इन लोगों ने अपनी साजिश के तहत जोड़ा है कि मुसलमानों के कुरान को बदनाम कर दिया जाए, मुसलमानों की टोपी और दाढ़ी को बदनाम कर दिया जाए। इसमें हमारे कायदीन भी मुजरिम है, ये वजाहत नहीं पेश करते। ये